अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग xenobiotics and the metabolism of xenobiotics. ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ अ माइनर टॉपिक इंक्लूडेड इन ब्लॉक 6 बायोकेम सिलेबस, सो वी आर डिस्कसिंग इट अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स एज वेल लाइक ट्यूमर एंड न्यूरोट्रांसमीटर रोल सिंथेसिस एंड फीडफास्ट साइकिल। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं? जीनोबायोटिक्स ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारे नॉर्मल बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म के लिए फॉरेन एक्ट करते हो, नॉर्मल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे ना हो। ठीक है, दे कैन इंक्लूड ड्रग्स, दे कैन इंक्लूड फूड एडिटिव्स, दे कैन इंक्लूड फूड प्रिजर्वेटिव्स, दे कैन इंक्लूड इवन कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं जीनोबायोटिक्स में। हमारी बॉडी में हम इनको एज इट इज़ रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, सम आर लाइपोफिलिक, जो हमारे ब्लड में तो कर सकते हैं लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा सकते। दे आर ऑफ सम यूज़, या अगर उन्होंने एक्सक्रीट होना है, दे आर नॉट यूजफुल टू अस, तो दे मस्ट बी मेड वाटर soluble to excrete out of our body. So this process to make them water soluble for our body, we use the process of detoxification, which is also known as the metabolism of xenobiotics. ठीक है, तो उसको हम पहले तो हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते थे। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अब उसका दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जीनोबायोटिक्स के मेटाबॉलिज्म में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उसके दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन एंड फेज़ 2 रिएक्शंस, या इनको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 1 रिएक्शन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 2 रिएक्शंस भी कहते हैं। होता क्या है इन फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस में, हम दो मेथड्स के ज़रिए से इन जीनोबायोटिक्स को हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला फेज़ 1 है, दूसरा फेज़ 2 है। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं? फेज़ 1 इज़ एक्चुअली like exposing to do something with them in order to expose their own charged groups. ठीक है, यानी पोलर बनाना है ना, टू मेक देम वाटर सॉल्युबल, तो हम उन्हीं के अपने जो उनके अंदर चार्ज ग्रुप्स होते हैं ना, उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं बाय सम मेथड्स, जिनमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोक्सिलेशन है या हाइड्रोलिसिस है। तो दिस इन्वॉल्व्स फेज 1 रिएक्शन। जबकि फेज 2 रिएक्शन में है, वी ऐड सम पोलर ग्रुप टू देम बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें सल्फेशन हो सकती है, सल्फेट ऐड हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकती है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, ग्लूकुरोनाइडेशन हो सकती है जिसमें हम ग्लूकुरोनाइड्स ऐड करते हैं, जिसमें यूडीपी ग्लूकोज, जैसे हम यूडीपी ग्लूकोज बिलिरुबिन के साथ अटैक करते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, लेकिन वो हमारे पास जीनोबायोटिक नहीं है बिलिरुबिन। जस्ट मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो उनको ऐसे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस के। तो फेज़ 1 इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है। फेज़ 1 में माइल्ड इंक्रीज इन हाइपोफिलिसिटी होता है, यानी थोड़ी सी उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जबकि कॉन्जुगेशन में देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी। ठीक है, थर्ड इज द मैकेनिज्म एक्चुअली बाय विच दीज रिएक्शन अकर्स। तो फेज़ 1 में वी एक्सपोज देयर फंक्शनल ग्रुप्स, और फेज़ 2 में पोलर कंपाउंड इज एडेड टू द फंक्शनल ग्रुप. The last one is the in case of phase 1 reaction, it may result in metabolite activation, and the phase 2 reaction is actually for facilitation of excretion for them to get rid of them uh, फ्रॉम आर बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास डिफरेंसेस आ गए। उसके बाद यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी लिखी है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन टॉक्सिक वाटर इन सॉल्युबल मॉलिक्यूल टू नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेबल फॉर्म्स, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, फेज़ 1 रिएक्शन के मैंने आपको रिएक्शन बता दिए। मेजर रिएक्शन इनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है, सबसे मेजर मोस्ट ऑफ द डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स, या जिनको हम जीनोबायोटिक्स के साथ जो हम मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन, दैट इज़ कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम्स, जिनको हम मोनोऑक्सीजनेजेस कहते हैं। ठीक है, मोनोऑक्सीजनेजेस कहते हैं, या हम उनको साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास they are maybe linked to some organelles, membrane of some organelles like smooth endoplasmic reticulum, mitochondria, ये उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम लगा हो सकता है। ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ठीक है, और उनको जो है वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, उसके अलावा है, इन एडिशन टू हाइड्रोक्सिलेशन, दीज एंजाइम्स मे टर्मिनेट द एक्शन ऑफ अ ड्रग थ्रू मल्टीपल अदर प्रोसेसेस, जिसमें डीअमाइनेशन है, डीहाइलोजिनेशन है, डीसल्फरेशन है। ठीक है, और एपॉक्सीडेशन है, परऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस एंड सर्टेन अदर नॉन P450 कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑल्सो अकर इन फेज 1। ये फेज 1 के दूसरे रिएक्शंस बताए गए हैं, लेकिन P450 मेनली ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ठीक है, और मोनोऑक्सीजनेजेस भी उनको हम कहते हैं, और हम उनसे पोलर कंपाउंड बना रहे होते हैं। एक्चुअली हम उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव द, अच्छा, साइटोक्रोम P450 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है जी, आइसोफॉर्म्स ऑफ साइटोक्रोम P450 हाइड्रोक्सिलेट अमिट्रेट ऑफ जीनोबायोटिक्स इन फेज 1 ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फेज 1 में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बात की, हाइड्रोक्सिलेशन करने वाले मोनोऑक्सीजनेजेस हैं। इनकी डिफरेंट, क्योंकि पूरी ये क्लास है तो इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ठीक है, ये लिखी हुई है CYP1 2 3 4 5 7 8 11 17 19, इनकी ऑलमोस्ट 17 क्लासेज हैं।
ठीक है। और हमारे पास जो है 57 इसके अंदर जीन्स हैं, तो इनकी डिफरेंट क्लासेस को कोड करती हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने इसमें से, मैं बताती हूँ कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये याद करना है। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ कॉमन ड्रग्स दैट ह्यूमन इंजेस्ट आर मेटाबलाइज्ड बाय आइसोफॉर्म्स ऑफ CYP 450। ठीक है, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं और पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा सी इन एडिशन टू देयर रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics, दे और इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स, जैसे सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स है, कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, ये उनके कुछ और फंक्शंस हैं। उसके बाद है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे CYP-A1 है, ये हमारा साइटोक्रोम P450 जिसे हम कहते हैं, ये वो वाला एक्चुअली साइटोक्रोम है। ठीक है, एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली 1 एंड सब फैमिली A, एंड इट इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट सब फैमिली। द नोमेनक्लेचर फॉर जीन्स, ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी हाईएस्ट अमाउंट इन द P450 की हाईएस्ट अमाउंट हमारे पास लिवर सेल्स और इंटेरोसाइट्स में प्रेजेंट है, बिकॉज लिवर इज़ द प्राइमरी ऑर्गन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, दैट्स वाई वहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है मेम्ब्रेन्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात कि जब ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं साइटोक्रोम P450, तो दे रिक्वायर NADPH, ठीक है, नॉट NADH। ठीक है, तो ये NADPH रिक्वायरिंग रिएक्शन होता है। उसके बाद है जी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ साइटोक्रोम ये इनकी रेगुलेशन है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ज़्यादा हम जीनोबायोटिक्स ले रहे हैं तो उनकी हमारे पास इन एंजाइम्स की भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो ठीक है, तो जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज़ कर दी जाती है, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी जाती है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ CYP2E1 इज इंड्यूस्ड बाय इथेनॉल में रिस्क इंक्रीज द रिस्क फॉर कार्सिनोजेनिसिटी। ठीक है, इथेनॉल की जब आप ज़्यादा लेंगे तो आपके पास साइटोक्रोम P2E1 जो कि उसको डिटॉक्सिफाई करता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो उसकी जीन है वो एक प्रोटो ऑनको जीन है और वो कन्वर्ट हो जाती है ज़्यादा की वजह से ऑनको जीन में, तो वो कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि दे ऑल आर हीमोप्रोटीन, दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी एंडोजेनस कंपाउंड्स, दे इन्वॉल्व इन फेज 1 ऑफ जीनोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। इनकी ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स पे एक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीमली वर्सेटाइल कैटलिस्ट हैं, देयर हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट्स आर मोर वाटर सॉल्युबल देन देयर जनरली लिपोफिलिक सबस्ट्रेट। लिवर कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है, दूसरे में भी पाए जाते हैं बट लिवर में सबसे ज़्यादा होते हैं। इन सम केसेस देयर प्रोडक्ट्स आर म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। मैनी आर इंड्यूसिबल मतलब कि इनकी जो जीन्स हैं वो तब ज़्यादा इनका लेवल्स इंक्रीज़ होगा जब जब हमें ज़्यादा इनकी ज़रूरत होगी, हर वक्त इनकी ज़्यादा कंसनट्रेशन नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके अलावा देयर एक्टिविटीज़ में भी ऑल्टर्ड इन डिजीज टिश्यूज़ लाइक सिरोसिस में इनकी एक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी कॉन्जुगेशन। फेज़ 1 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बाकी भी रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस है और दूसरे रिएक्शंस हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कॉन्जुगेशन में मैंने आपको पहले बताया ग्लूकोरोनाइडेशन हो सकती है जिसमें हम UDP ग्लूकोरोनिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, सल्फेशन हो सकती है, सल्फेट ग्रुप हो सकता है, और सल्फेट ग्रुप का ऑलवेज डोनर क्या होता है, पैप्स होता है, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट 5 फॉस्फोसल्फेट। सल्फेट डोनर हमेशा यही होता है हर काइंड ऑफ रिएक्शन में। उसके बाद है जी कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेजेस। ठीक है, उसके साथ भी कॉन्जुगेशन हो सकती है और फिर जो है वो हमारे पास वो कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफिलिक बन जाएगा। ये सारे फेज़ 2 की बात हो रही है। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेजेस आर होमो और हेटेरोडाइमर्स ऑफ एटलीस्ट 7 डिफरेंट, जैसे उसमें साइटोक्रोम P450 इंपॉर्टेंट था ना, यहाँ पर ग्लूटाथायोन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज बाइंड्स बिलिरुबिन एट अ साइड डिस्टेंट फ्रॉम द कैटालिटिक साइड। जैसे बिलिरुबिन की मैंने एग्जांपल दी कि बिलिरुबिन में कॉन्जुगेशन होती है बाय ग्लूकोरोनाइडेशन, तो वहाँ पर ग्लूटाथायोन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लूटाथायोन जो है वो उसको सल्फेट जो हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना, वो इसके थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, लिवर की इसमें भी लिवर में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और बस इससे ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनसे मुतालिक उसके बाद P450 के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने याद रखनी है। उसके अलावा इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।